नमस्कार साथियों। सबसे पहले नव वर्ष 2021 की सभी साथियों को शुभकामनाएं। और ये नव वर्ष 2021 में मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और 2020 से मैंने ये सफ़र शुरू किया है और रेगुलर तो मैं नहीं डाल पाया हूँ, थोड़े थोड़े गैप से डालता रहा हूँ। तो मैंने 2020 में मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो वीडियो डाले तो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई, जिन्होंने अपने क्लेम के संबंध में मुझसे कुछ क्वेरीज को जानना चाहा। मेरा संपर्क नंबर, फ़ोन नंबर लेना चाहा, मुझसे संपर्क करना चाहा। तो मैंने काफ़ी लोगों को अपनी ईमेल आईडी दी, अपना फ़ोन नंबर भी शेयर किया और कुछ लोगों से बात भी की और कुछ को कमेंट बॉक्स में लिख कर मैंने जो मैं उनकी मदद या कोई जानकारी उनसे साझा कर सकता था वो मैंने की। मैंने महसूस किया कि जो हमारा देश है तो यहाँ गाड़ियाँ तो बहुत हैं, सब पे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बहुत गाड़ियाँ हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा देश और काफ़ी लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी है। और मैंने देखा कि यहाँ जो गाड़ी चोरी का क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, ऑडी क्लेम, उसमें लोगों को अभी भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैंने महसूस किया कि जो सामान्य जनता है तो उन लोगों को मोटर इंश्योरेंस के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और गाड़ी जब उनका चोरी का क्लेम होता है तो वो अक्सर काफ़ी सारी समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता है। और कई बार जो इंश्योरेंस ऑफिस हैं वो भी नियमों से परे एक अपनी अलग परिभाषा के अनुसार क्लेम को डील करने लगते हैं और जिसकी गाड़ी चोरी होती है वो परेशानी तो वही जानता है कि उसको कितनी मुश्किल आती है और इस मुश्किल से बचने के लिए ही उसने बीमा कवरेज ली होती है। तो लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ जो मेरा अनुभव है, मैंने महसूस किया है कि यहाँ नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका अनुपालन कितना होता है समाज में, ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि अनुपालन में बहुत पीछे हैं। नियम अच्छे हैं लेकिन उनका पालन सही से नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने अपने नज़रिए से, अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से यहाँ अपने लिए नियमों की परिभाषाएं बना रखी हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर से ये जो गाड़ी चोरी के जो क्लेम है तो उसके विषय में ही दोबारा से बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके और कुछ थोड़ी सी जानकारी बेहतर हो सके, शायद इस वीडियो को देख के पता चले। तो सबसे पहले तो मैं पॉलिसी कवरेज के विषय में बताता हूँ। तो जो हमारी जो पॉलिसी, जो पैकेज पॉलिसी होती है, मोटर पैकेज पॉलिसी, जिसमें लाइबिलिटी कवरेज प्लस ऑन डैमेज सेक्शन कवरेज, दोनों कवरेज होते हैं। जो लाइबिलिटी सेक्शन होता है उसमें तो जिसे हम थर्ड पार्टी कवरेज बोलते हैं, वो बीमा होता है। तो उसमें तो सिर्फ उसमें गाड़ी से संबंधित नुकसान का कोई कवरेज नहीं है। लेकिन अगर पैकेज पॉलिसी या आजकल ओडी, चूँकि इस समय सिर्फ ओडी पॉलिसी भी आ रही हैं, कुछ गाड़ियों का 3 या 5 साल के लिए लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो रखा है, तो उनकी 1-1 साल वाली ओडी पॉलिसीज़ भी आ रही हैं। तो अगर किसी के पास पैकेज पॉलिसी है और उसमें थेफ्ट जो रिस्क है वो कवरेज होता है, बाय मैलिशियस एक्ट भी कवरेज होता है,
तो ये चोरी या अगर किसी ने गन पॉइंट पे या किसी तरीके से गाड़ी छीन ली, वो मैलिशियस एक्ट में आता है। तो वो भी इस बीमा पैकेज पॉलिसी में कवरेज होता है। पॉलिसी में बहुत सारी कवरेज होती हैं, जिसमें से मैंने दो, चूँकि हम अभी यहाँ थेफ्ट, गाड़ी चोरी या छीनने से संबंधित का हम विषय में बात कर रहे हैं, तो अगर चोरी हुई है तो थेफ्ट कवरेज हो गई, और अगर छीनी है तो बाय मैलिशियस एक्ट कवरेज हो गई, इसके अंतर्गत आएगा। बीमा पॉलिसी में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ मैं दो इम्पोर्टेंट टर्म कंडीशंस का जिक्र करूँगा जो अक्सर क्लेम में बीमा कंपनी भी और इस्तेमाल करती हैं और एक ग्राहक को भी पता होनी चाहिए। एक पॉलिसी कंडीशन नंबर 1 होता है, इसमें लिखा होता है कि जब भी कोई नुकसान हो, गाड़ी में दुर्घटना हो, क्लेम दुर्घटना जो भी हो, उसकी इमीडिएटली सूचना बीमा कंपनी को देनी है। तो अगर आपकी गाड़ी में चोरी या कोई भी लॉस होता है तो यथासंभव जो भी आपका जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी को सूचना इस विषय में दें। वो आप ईमेल पे, ईमेल पे और लेटर लिखकर या जाकर पर्सनली राइटिंग में दें तो बेहतर है। वैसे ऑप्शन टेलीफोन पे भी देने का है। दूसरा, आप अगर कोई क्लेम, जो भी केस है, दुर्घटना जो भी है, अगर उसमें कोई क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व है तो उसके लिए पुलिस को नोटिस देना की भी शर्त है। यहाँ नोटिस शब्द लिखा हुआ है। तो यदि चोरी या गाड़ी छीन जाती है तो उस केस में आपको पुलिस को तुरंत ही सूचना देनी है। पुलिस एफआईआर 1 दिन बाद करती है, 2 दिन बाद करती है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पुलिस को सूचना तुरंत देनी चाहिए। अगर आप, बेहतर है कि वहाँ कोई रिसीविंग ले लें, जब उनको कोई सूचना दे रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं जो भी उसकी चोरी की, तो उसको अगर एक रिसीविंग ले लें तो वो आपके लिए उस डेट और समय डाल के तो आगे फ़ायदेमंद हो जाती है। एक प्रूफ बन जाता है कि हमने तुरंत ही इंटीमेशन दी है। 100 नंबर पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, आजकल उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो भी एक अच्छा हुआ है। दूसरा, एक बीमा पॉलिसी कंडीशन, निजी जो कार हैं या टू व्हीलर्स हैं उनमें 4 नंबर होता है, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें पॉलिसी कंडीशन नंबर 5 होता है। भाषा दोनों की एक ही है, बस वहाँ 4 है, प्राइवेट कार में 4 है और कमर्शियल व्हीकल्स में उसका पॉलिसी कंडीशन नंबर 5 है। तो ये जो पॉलिसी कंडीशन है 4/5, ये कहती है कि सब इंश्योर्ड को अपने व्हीकल के लिए सेफ गार्ड रखने हैं, और मतलब उसको सुरक्षित रखने का प्रयास रखना है, और अपनी गाड़ी को उसको मेंटेन रखना है, जो बेहतर तरीके से चले या उसमें कोई ऐसे ही नुकसान ना हो। तो एक मोटा मोटा है कि मेंटेन आपको अपनी गाड़ी रखनी है और सेफ गार्ड्स रखने हैं। लेकिन इस कंडीशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको सर्विस कंपनी के डीलर पे ही करानी है, वो आपकी मर्जी है। आप कंपनी जो वाहन का डीलर है उससे सर्विस कराएं या बाहर लोकल मार्केट में कराएं, जैसे आपकी जेब अलाउ करे, जैसा आप, जहां आपका सेटिस्फेक्शन हो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा, अब मैं आता हूँ जो दिक्कतें आती हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ जहाँ आप इंश्योरेंस जो डीलिंग कर रहे हैं, इस हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को सही नियमों का बिल्कुल भी नहीं पता है, और बस भेड़ चाल में यहाँ काम हो रहा है। तो अगर कभी आपका कोई इसे चोरी से संबंधित क्लेम आता है तो आप बहुत इजी से, सबसे आसानी तरीके से आप अपनी एक मोटर पैकेज पॉलिसी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप इंडियन मोटर टैरिफ गूगल पे जाइए, इंडियन मोटर टैरिफ 2002 लिखिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो भी आपकी गाड़ी है, निजी कार है तो, टू व्हीलर है तो, और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसकी स्टैंडर्ड पॉलिसी वर्डिंग्स आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कवरेज लिखे मिलेंगे, एक्सक्लूजन लिखे मिलेंगे और कंडीशंस लिखे मिलेंगे। तो आप सबसे पहले अगर ये पढ़ लें, मुश्किल से 4 या 5 पेज होंगे, और उसे बढ़िया
इतना मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा है, आप उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर कभी क्लेम आता है उसके लिए एक जो IRDA है उसने एक प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 इशू किया है। ये जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या क्लेम के विषय में क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब उसमें लिखा हुआ है। उसको भी आप लिखेंगे गूगल पे और डाउनलोड कर लीजिए, बहुत छोटा सा है, शायद 15-20 पेज होंगे। उसमें भी जाके आपको जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स के विषय में आपको 10 पॉइंट हैं, वो पॉइंट पढ़ लेने हैं। उस पॉइंट पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि क्लेम का क्या प्रोसीजर होना चाहिए सेटलमेंट का एक्चुअली में। कहीं आपको बीमा कंपनी गुमराह तो नहीं कर रही, और अगर गुमराह आपके अधिकार क्या हैं क्लेम के विषय में, तो वो आपको उससे पता चल जाएंगे। तीसरा, आप अगर उसमें कोई इन्वॉल्व सर्वेयर है आपके क्लेम में, तो आप सर्वेयर रेगुलेशन 2015 और अभी हाल फिलहाल में एक अमेंडमेंट हुआ है कुछ सर्वेयर रेगुलेशन 2020, वो दोनों कॉमन मिला के पढ़े जाते हैं इस समय। तो आप उसमें जाके आप सर्वेयर की ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट ये इनको पढ़ सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा अगर आपके क्लेम में कोई सर्वेयर जो है अपॉइंटेड है, तो आप उनसे उनकी क्या रोल होना चाहिए, क्या उनकी ड्यूटी है, क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उस नज़रिए से भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ चोरी के क्लेम पे। चोरी के क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी को चाहे वो 50,000 से कम का हो या ज़्यादा का हो, लाख का क्लेम हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, पूरी गाड़ी चोरी का हो, उसमें कंपलसरी सर्वेयर को लगाने का से छूट है उनको। तो वो अगर उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अप्रूव्ड सर्वेयर को भी लगा सकते हैं, या उन्होंने कुछ अपने यहाँ नॉन सर्वेयर एक इन्वेस्टिगेटर रखे हुए होते हैं। वो कई बार वो वकील होते हैं, कई बार रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉय होते हैं, या कई बार कुछ और ही लोग होते हैं। उनका एक पैनल होता है, उनको वो जब भी आप कोई इंटीमेशन चोरी की देंगे तो वो उनको अपॉइंट करेंगे। अब दिक्कत यहाँ से शुरू आती है कई बार कि कुछ कंपनीज ऐसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, तो वो उन पे क्लाइंट से बात करने का भी टाइम नहीं होता। वो एक चेन सिस्टम है, वो एक बड़ी कोई फर्म होगी, उसके नीचे फिर 7-8-10 आदमी होंगे, फिर उसके नीचे भी और असिस्टेंट होंगे। तो वहाँ पे कई बार कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इंश्योर्ड बात करना चाहे लेकिन उन पे टाइम नहीं होता, तो तब दिक्कत आती है। बाकी जैसे सामान्यतः अगर गाड़ी चोरी हुई है तो इन्वेस्टिगेटर जहाँ जिस प्लेस से गाड़ी चोरी होती है वहाँ पे आते हैं, वहाँ इंश्योर्ड से मिलते हैं, इंश्योर्ड या इंश्योर्ड का रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, वहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं, पूछते हैं, गाड़ी के पेपर देखते हैं, उनकी कॉपी लेते हैं, FIR की कॉपी लेते हैं, इंश्योर्ड का स्टेटमेंट ले लेते हैं, गाड़ी से संबंधित जो पेपर्स हैं उनकी कॉपी ले लेते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं कि भाई ये जो आप RTO ऑफिस में इसको जो चोरी हुई है, चूँकि कोई उस गाड़ी को ट्रांसफ़र ना करा ले अपने नाम या कोई छेड़खानी ना हो, तो एक RTO ऑफिस में एक लेटर लिखने के लिए कहते हैं कि साहब इसका रिकॉर्ड को सील कर दिया जाए। तो वो इंश्योर्ड की तरफ से जाता है, उसे लिखने के लिए कहते हैं, और पुलिस FIR की कॉपी लेते हैं और बोलते हैं कि जब पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कर ले, जो अनट्रेस रिपोर्ट कोर्ट में लगाए तो एक उसकी कॉपी मांगते हैं, या कुछ कंपनी कहती हैं कि कोर्ट एक्सेप्टेड अनट्रेस रिपोर्ट की कॉपी आप दीजिए, और गाड़ी की 2 चाबी की मांग करते हैं। जो भी गाड़ी के साथ 2 चाबी आती हैं तो दोनों चाबी की मांग की जाती हैं। अब जो मैंने अभी तक देखा सबसे ज़्यादा जो विवाद गाड़ी चोरी के क्लेम में आते हैं वो चाबी को लेके आते हैं। एक तो चाबी को लेके आते हैं, दूसरा आता है कभी कभी कि पुलिस को FIR करने में 2 दिन लेट हो गए या 3 दिन लेट हो गए, या FIR तो टाइम है लेकिन बीमा कंपनी को 4 दिन या 5 दिन बाद बताया है। तो ये 2 दिक्कतें बहुत आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहली दिक्कत को बताऊं कि IRDA ने 2011 में भी 2017 में भी
सर्कुलर निकाला हुआ है सभी बीमा कंपनी के लिए कि बीमा कंपनी अगर कोई डिलेड है इंटीमेशन तो उसके लिए सीधा उस वजह से क्लेम को नो क्लेम करने से बचे, उसका उचित कारण पूछे और सेटिस्फैक्टरीली अगर इंश्योर्ड जवाब देता है तो उस क्लेम को कंसिडर करे और कम से कम होना चाहिए कि डिले इन इंटीमेशन का क्लेम वास्तविक जो जेन्युइन क्लेम है उस पर फ़र्क आए। और वैसे भी अगर चोरी हुई है और टाइमली एफआईआर हुई है या कोई वजह है तो इस वजह से फिर अगर हम कोर्ट के केस भी देखें तो उसमें फिर वो क्लेम मोस्टली इंश्योर्ड को मिल ही जाता है। तो ये आईआरडीए के 2 सर्कुलर हैं, ये आप ढूंढ सकते हैं। आईआरडीए की वेबसाइट पे जाइए, 2011 में डिले इन इंटीमेशन का मिलेगा और 2017 में भी मिलेगा जो दोबारा से किया है, क्योंकि कोर्ट ने काफ़ी एडवर्स रिमार्क्स किए हुए थे कि बीमा कंपनी गलत कर रही है, डिले इन इंटीमेशन की वजह से क्लेम को नो क्लेम्स कर रही है। तो आईआरडीए ने इसलिए सभी बीमा कंपनी को डिले इन इंटीमेशन की वजह से क्लेम को नो क्लेम करने से बचने की सभी को सर्कुलर एक इशू किया है। 2 बार किए हैं, मेरे पास हैं कॉपी, अगर कोई चाहेगा तो मुझे मेल आईडी अपनी दे दे, मैं उस पर भेज सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो ये चाबी का है, यह सबसे बड़ा इशू है, चाहे सरकारी क्षेत्र के बीमा कंपनी हो या निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी हो। जबकि नई गाड़ी के साथ 2 चाबी आती हैं, अब एक गैप समय बीतता जाता है, आदमी भूल जाता है, घर में काम होते रहते हैं, कई बार कहाँ रखी है, कई बार घर में रेनोवेशन होता है, वाइट वॉश होता है, तो इन सब में भूल जाना किसी चीज़ का या गुम भी हो जाना या इवन चोरी भी हो जाना ये कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी बीमा कंपनी कहती हैं अगर आपने एक चाबी नहीं दी तो 25% क्लेम काट देंगे, 30% क्लेम काट देंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई दोनों चाबी देने की कोई कंडीशन नहीं है। ये है, और भूल जाना या चाबी का मिसप्लेस हो जाना ये भी कोई पॉलिसी कंडीशन का वायलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। किसी भी आदमी का जेन्युइन क्लेम जो उसको 25%, 50%, 30% इस हिसाब से काट देती हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऑम्बड्समैन में भी इसके लिए कंप्लेन करते हैं तो हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ूंगा कि आप एक अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपका अधिकार है शिकायत करना। और यहाँ ऑम्बड्समैन भी मैं भी देख रहा हूँ कि अभी जो परिणाम जो डिसीजन आ रहे हैं वो उतने बेहतर नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वो जो ऑम्बड्समैन या जो उनका स्टाफ है वो भी रूढ़िवादी है, उसको वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को जानना ही नहीं चाहता कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कवरेज लिखी हुई है। अब वो लोग जो ऑम्बड्समैन बनते हैं उन्हें इंश्योरेंस का पता ही नहीं होता, उन्होंने जीवन भर इंश्योरेंस को नहीं पढ़ा होता, लेकिन जब वो अपने किसी महकमे से रिटायर होते हैं तो यहाँ ऑम्बड्समैन बना दिया जाता है उनको, क्योंकि एक क्राइटेरिया है तो उस क्राइटेरिया के लोग ऑम्बड्समैन बनते हैं। तो वहाँ पे इंश्योरेंस नॉलेज की मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कमी है। पहले तो जो मैं बहुत लंबे समय से ऑम्बड्समैन के जो डिसीजन है उनको पढ़ता आ रहा हूँ, ये आपको उनकी साइट पे मिल जाते हैं। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ अभी जो स्तर है ऑम्बड्समैन के डिसीजन का वो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो और दूसरा ये भी है कि जब आप ऑम्बड्समैन या कहीं भी न्यायालय कहीं भी शिकायत करते हैं तो ये चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। अगर आप सही हैं और आपने अपना केस सही से रिप्रेजेंट नहीं किया, विद प्रूफ्स नहीं रखा, तो आप सही होते हुए भी हार सकते हैं। क्योंकि यहाँ अपनी बात साबित करने कितना आप अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ये भी सच है कि इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में बहुत ज़्यादा इंश्योर्ड की सुनवाई नहीं होती है, वहाँ उसे सुनने के लिए मुश्किल से 2, 4, 5 मिनट ही दी जाती हैं। तो जो एक सामान्य ग्राहक है वो अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता वहाँ। और जो ऑम्बड्समैन का स्टाफ होता है मोस्टली वो इंश्योरेंस एम्प्लॉई इंश्योरेंस कंपनी से, पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी से आए होते हैं, तो उनकी वही सोच जो कन्वेंशनल सोच है वही होती है।
तो यहाँ पे मैंने अक्सर देखा ये भी एक चाबी होने या ना होने पे 25% काटने तक का देने लगते हैं, जो गलत है। दूसरा, न्याय के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स हैं या आप आगे सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। बस ये वहाँ निर्णय का मैंने देखा स्तर बेहतर है, लेकिन ये है कि वहाँ पे समय बहुत लगता है और 1 साल 2 साल 3 3 4 4 साल लग जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ये कंज्यूमर फोरम होती है वहाँ पे अगर आप पे पेशेंस है, समय है, तो आप वहाँ केस करके अपना पहले तो ऑम्बड्समैन नहीं करना चाहिए, वहाँ 90 डेज का टाइम है। अगर वहाँ पे आपको नहीं परिणाम मिल रहा है आशानुरूप, तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में या स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, देन सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अच्छी सुनवाई होती है। ये मैंने बहुत सारे जजमेंट पढ़े हैं और मोस्टली सभी में क्लेम पे होता है, ये पूरा ही पे होता है। क्योंकि और पीछे IRDA ने भी बहुत सारी बीमा कंपनी पे ये जो चाबी की वजह से 25% 20% क्लेम जो काटा इंश्योरेंस कंपनी ने, इन कंपनीज पे 5-5 लाख रुपए की पेनल्टीज लगाई। लेकिन IRDA ने कोई बस 5 लाख रुपए की पेनल्टी तो लगाई, लेकिन ये रोकें ये चीज़, इसके लिए कभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, कोई सर्कुलर नहीं किया। हाँ, ये बात सही है कि उनके ऑफिशियल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई थी कि IRDA के और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि चाबी, अगर एक चाबी गुम हो गई तो ये कोई पॉलिसी की कंडीशन नहीं है दोनों चाबी जमा करना थेफ्ट क्लेम के लिए। और जो ये बीमा कंपनी है, ये चाबी का ना होना, उसमें कहती है कि ये पॉलिसी कंडीशन, अगर निजी कार है तो 4 और अगर कॉमर्शियल है तो 5 कॉमर्शियल व्हीकल का वायलेशन है कि इंश्योर्ड ने सेफ गार्ड नहीं लिए। अरे भाई, किसी की चाबी गुम हो गई, भूल गया, ये सेफ गार्ड ना लेना कैसे हुआ? कोई भी आदमी अपनी चीज़ भूल सकता है, तो ये किसी भी तरीके से वो नहीं है, सेफ गार्ड ना लेना नहीं कहलाया जा सकता। सेफ गार्ड एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मीनिंग में वो बात लिखी गई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से गलत तरीके से एक्सप्लेन करती है। हाँ, अगर ये कोर्ट में जाते हैं, वहाँ कहते हैं, तो वहाँ इनकी ये बात नहीं सुनी जाती। और अगर ombudsman में भी जाते हैं तो बस वहाँ आपकी किस्मत है कि आपको कैसा डिसीजन मिले, ये है। तो ये आप चीज़ों को ध्यान रखिए। अपना हक लेने के लिए आप राइटिंग में, अगर आपका कोई क्लेम है तो आप जो भी चीज़ है बीमा कंपनी से राइटिंग में लीजिए। और अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी कंप्लेन कीजिए, IRDA में कीजिए। और आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ की आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड कंप्लेन के लिए आपको ईमेल्स दिखाई देंगी। और मैंने अनुभव किया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो कंसर्न ईमेल हैं वहाँ पे, तो वो लोग बहुत एक्टिव हैं। वो आप जैसी कंप्लेन करेंगे, कोई भी, चाहे वो PSU कंपनीज हो या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, आप कंप्लेन करेंगे, वो तुरंत IRDA को उस कंप्लेन को फॉरवर्ड करते हैं। TS नायक वहाँ पे GM है उनको, और उनसे उस कंप्लेन, ग्रीवेंस कंप्लेन को रिजॉल्व करने का लेटर लिखते हैं। साथ में CC में वो जो कंप्लेनर है उसको भी वो ईमेल करते हैं। तो ये तरीका, ये काफ़ी, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये जो कंप्लेन जब IRDA जाती है और IRDA से बीमा कंपनी जाती है, तो इस कंप्लेन में काफ़ी असर हो जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी कुछ ठीक दिशा में आना चाहती है, एकदम से ऐसे नहीं कि वो कुछ भी नियम बताने लगे। तो ये जो चाबी वाला है, ये इशू बहुत आता है। तो अगर कोई किसी के पास एक चाबी भी है तो इसमें कोई मतलब कोई ये अपराध नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है। गुम हो गई तो हो गई, वो जो भी है वो आप लिख के उनको दे दीजिए डिटेल में, और बताइए कि ये कोई वायलेशन नहीं है, ना पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं है ऐसा है, और ना ये पॉलिसी कंडीशन 4/5 का वायलेशन है। तो ये चीज़ें रखिए। बाकी जब
सरकारी जो बीमा कंपनी है वो तो जो पुलिस की अनट्रेस रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन अनट्रेस रिपोर्ट होती है, उसी की बेसिस पे क्लेम को सेटल कर लेती है, सबरोगेशन लेटर लेती है। गाड़ी फर्दर भविष्य में मिले तो उसको या तो वो अपने नाम करा लेते हैं या वो जो पेपर पे साइन वगैरह करा के जो भी हैं 28, 29, 30 फॉर्म जो भी आरटीओ से रिलेटेड पेपर हैं परिवहन विभाग से, उनको लेकर क्लेम को सेटल कर देते हैं। और बहुत सारी कंपनियां कोर्ट एक्सेप्टेड अनट्रेस रिपोर्ट की मांग करते हैं, तो आप वो दे दीजिए और उसके बाद बीमा कंपनी वही गाड़ी सबरोगेशन लेटर लेके अपने नाम करा के क्लेम को सेटल कर देती है। लेकिन ये सब प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि ये जो अनट्रेस रिपोर्ट लेना और या फिर जो कोर्ट एक्सेप्टेड अनट्रेस रिपोर्ट लेना, ये एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो बस जो बीमा कंपनी जो भी चीज़ कहे, ये ध्यान रखिए बीमा कंपनी जो भी मांगे उनसे लिख के लीजिए, और कोई भी अगर दिक्कत है तो पढ़िए, सब यहीं अवेलेबल है। अपने अधिकारों को जानिए, सही तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए और अपना हक लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई दिक्कत आएगी। और हाँ, एक चीज़ मैं और आखिरी में आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। उस जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पॉलिसी कंडीशन थेफ्ट के क्लेम है और कोई पॉलिसी कंडीशन का अगर वायलेशन भी है लेकिन गाड़ी चोरी हुई है, तब भी उसका क्लेम टोटली रेप्यूटेट नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई कंपनी आपका पूरा क्लेम ही रेप्यूटेट कर रही है तो वो गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के उसके आप जजमेंट को साथ में रख के वहाँ कंप्लेन कीजिए, अपना क्लेम मांगिए। अगर ऑम्बड्समैन में भी रख रहे हैं तो वहाँ पे भी उसे सपोर्टिंग में उस जजमेंट को रखिए। तो उस जो वो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 75% क्लेम उसको अलाउ किया था कि भाई नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 75% क्लेम तो दीजिए इसको, तो वो मिला। तो इसलिए टोटली अगर रेपुटेशन हो रहा है तो आप वो उसका हवाला दीजिए, तो उसको कोई नहीं टाल पाएगा। तो टोटल रेपुटेशन तो नहीं होगा, ये है। बाकी अगर ये चाबी है तो इसमें कोई ना 25% ना 20%, ये कुछ नहीं कटना चाहिए, ये गलत है। बाकी IRDA में बहुत लोग लिखते हैं, मैं खुद भी बहुत लिखता हूँ और काफ़ी लोगों की मैं इस विषय में हेल्प भी करता हूँ, लेकिन बस यही है कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। और इसी का फ़ायदा ये बीमा कंपनीज लेती हैं, जो अपनी नए नए नियम और नई नई परिभाषाएं थोप देती हैं, और जिससे आम बीमा धारक ग्राहक को नुकसान होता है। तो अब मैं चोरी के क्लेम के विषय में काफ़ी बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएंगी। अगर कोई भी आपको या आपके मिलने वाला परेशान होते हैं कि वो ये चीज़ें करे, पढ़े इन चीज़ों को और फिर अप्लाई करे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई और ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अपनी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, तो मैं यथासंभव कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।